ये घोषणा पत्र क्या है वो अंकुर जी ने बताया, क्या है आपको कैसे बना ये बताया गया। अब कमल जी आगे जो है घोषणा पत्र के बारे में बताएंगे और अंकुर जी जो है बताएंगे कि किस विजन के साथ ये बना है। एक एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। जी जी, धन्यवाद संदीप जी। तो सबसे पहले हम महंगाई, जो आपने बोला कि टैक्स स्लैब, जीएसटी और गैस, सबसे पहले इसी जो महंगाई नियंत्रित आर्थिक नीति जो है, उसी पर मैं चाहूंगा कि अंकुर जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। और मैनिफेस्टो आपके सामने है। मैनिफेस्टो के मुख्य मुख्य बिंदु मैं पढ़ देता हूँ। जैसे 300 रुपए में घरेलू गैस मिलेगी, 70 रुपए लीटर पेट्रोल, 50 रुपए लीटर डीजल। तो अंकुर जी, आप अगर एक एक पॉइंट को इनमें से एक्सप्लेन करना चाहें तो। नहीं, देखिए, बिल्कुल पॉइंट्स सामने ही हैं और इन पॉइंट्स के पीछे की पूरी व्यापक एक रिसर्च है। और जिस तरीके से कॉम्पोजिशन भी डिस्कस की गई इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की, जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, तो पूरा एक फाइनेंस का किस तरीके से मैनेज करेंगे इस तरीके की चीज़ों को, वो पूरा एक मसौदा तैयार था। इसी के बाद हमने सबसे पहले ही जो सिग्निफिकेंस दी वो घरेलू गैस सिलेंडर को इसमें दी इम्पोर्टेंस, क्योंकि देखिए ये महिलाओं से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है, परिवार से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है और हर प्रत्येक व्यक्ति की जेब से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। तो आज आप देख ही रहे हैं कि 1000 से ऊपर 1100 1150 तक जो है वो घरेलू गैस का सिलेंडर मिलता है। तो जब तक ये रीजनेबल उसमें नहीं करेंगे हम इसे, आम जनता की पॉकेट को दिमाग में रख के नहीं अगर हम कुछ प्लान करेंगे तो फिर समस्या। इसलिए 300 रुपए में और कैसे लाना है इसके ऊपर भी पूरा व्यापक प्लान है। मुझे लगता है कि दूसरे चरण में और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस पे चर्चा करेंगे। और पेट्रोल पे तो आप जान इस मुद्दे पर लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे चुनाव से पहले मोदी जी के नाम पर कि हम भाजपा सरकार ने लगाए थे कि वो 300 रुपए का गैस सिलेंडर करेंगे, और सरकार बनने के बाद वो भूल गए। और ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि सरकार बनने के बाद क्या होता है, वो ये कहते हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा, और जनता भी शुरुआत में ये पूछती है कि अच्छा आप कम करने की बात कर रहे हो तो इतना पैसा कहां से आएगा। तो मैं डेविल्स एडवोकेट बनकर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो आप बोल रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे, गैस सस्ती करेंगे, टोल टैक्स हटाएंगे, इसका पैसा कहां से आएगा? नहीं, देखिए वो तो पूरी फिस्कल मैनेजमेंट और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो करने के बाद ही ये सब चीज़ें तय की गई है। और जिस तरीके से पेट्रोल की बात है तो उसपे जो तरह तरह के जो सेस, तरह तरह के जो स्टेट के टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसके बाद पेट्रोल आज 100 रुपये के करीब पहुंच चुका है। तो उस व्यवस्था को ख़त्म करके जीएसटी के दायरे में ला पेट्रोल के प्राइसेस को नीचे लाने की बात कही गई है। रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी को खत्म करके एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी हो जिसमें मिनिमल टैक्सेस हों, वो इंट्रोड्यूस करने की बात इसमें की गई है। आप देख ही रहे हैं कि करप्शन को लेके अगले चरण में आप देखेंगे, क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच के बाद ही आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी जो ऑक्शन है एक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट में, और जो है तो वो वहाँ से प्रॉपर जो फंडिंग है इस विषय में की जाएगी। और इसमें डिटेल्स भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम इन आंकड़ों पे आए हैं। और वो जो डिटेल्स हैं मुझे लगता है कि जो हमारे पेपर्स बनाए गए हैं उसे पब्लिक डोमेन में लाके हम रखेंगे। 12 साल तक की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगाने की बात की गई है। अब आप 12 जानते ही लाख 12 लाख की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगाने की बात की गई है। तो पीपल विल स्टार्ट स्पेंडिंग, सेविंग देयर मनी, अपने अकाउंट्स में रखना, बैंकिंग सिस्टम में रखना, और खासकर मिडिल क्लास जो इसी इनकम स्लैब में रहती है और उसके ऊपर फिर इतने बड़े बड़े टैक्सेस सरकारें लगा देती हैं, उस व्यवस्था को भी किया जाएगा। खत्म करने की बात इसमें की गई है। जीएसटी का सरलीकरण करते ही देखिए, टैक्सेशन को, टैक्स रेट्स को कम करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार की आमदनी खत्म हो जाना। टैक्स रेट को कम करने का मतलब ये है कि मिडिल क्लास के और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कदम उठाना, और साथ ही साथ मार्केट में अधिक पैसे का फ्लो इंश्योर करना। जीएसटी का सरलीकरण बिजनेस क्लास को, बिजनेस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इतनी अधिक टैक्सेशन तो मोनार्किकल सिस्टम्स जो थे तब भी नहीं होती थी कि टैक्स के ऊपर टैक्स है, डबल टैक्सेशन है। और जिस तरीके से
बिज़नेसेस हमारे ख़ासकर एमएसएमई और छोटे बिज़नेसेस जो हैं, उन्हें इस टैक्सेशन रेजिम ने तबाह किया है। तो हमने ये इसमें कहा है कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा, सिम्प्लिफिकेशन 5%, 10% और अधिकतम 15% के केवल 3 स्लैब होंगे। अभी तक 28% जो है वो हाईएस्ट स्लैब है। इसको इस तरीके से भी किया जाएगा और सालाना 12 करोड़ के व्यापार को तो जीएसटी फाइलिंग से मुक्ति दी जाएगी। अच्छा, ये ये सब मिडिल चीज़ें क्लास के लिए शायद जो बहुत बड़ी राहत होगी। क्योंकि मैं इस पे अधिक भी डिटेल में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो पेपर्स इसके पीछे प्रिपेयर किए गए हैं वो इतने एग्जॉस्टिव हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कोई बिल्कुल सरल ओवर सिंप्लीफाइड एक वर्जन आए जिससे ये इस्टेब्लिश ना हो पाए कि कैसे 300 रुपए की सिलेंडर होगा। सो मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा और टीम से भी कि वो जो पेपर्स भी हैं वो लेटर स्टेज पे पब्लिक डोमेन में डाले जाएं या बिल्कुल, एक्सपर्ट्स ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो व्यापक तौर पे एक-एक विषय पे एक-एक प्रोग्राम करके आधे-आधे घंटे का, पौने-पौने घंटे का वो एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से ये सब चीज़ें फंडिंग ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी। फिर आप देखिए मध्य वर्ग के लिए शहरों में कम कीमत वाले फ्लैटों का निर्माण किया जाना। हाउसिंग तो एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे लोग जो हैं वो शहरों की तरफ बढ़ते तो हैं लेकिन वहाँ पे किराए पे रहना या फिर अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहना तो वो सब चलता है। तो ये एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है आज मिडल क्लास की, वर्किंग क्लास की, मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास उनकी, कि शहरों में कम कम कीमत वाले फ्लैट्स भी मिले। आज करोड़ों में फ्लैट्स मिलते हैं जबकि आमदनी बहुत कम होती है। तो ये भी एक स्पेसिफिक एजेंडा पॉइंट है जिसके ऊपर फोकस करके हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए पूरा एक व्यापक प्रोग्राम भी बनाया गया है। फिर महँगाई की दर को घटाकर रोज़मर्रा के सामान की कीमतों को हमेशा नियंत्रण में रखा जाएगा। देखिए, इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के जो कारण हैं, उन कारणों में बहुत सारे कारण एड्रेस किए जाते हैं प्रॉपर गवर्नेंस से। तो प्रॉपर पॉलिसी स्ट्रक्चर, प्रॉपर गवर्नेंस अगर हो तो इन्फ्लेशन को, डिमांड सप्लाई किस तरीके से, क्या इश्यूज़ रहते हैं, कैसे मैनेज करना है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है। इन्फ्लेशन को टॉलरेबल लिमिट्स में रखना, नियंत्रण में रखना, प्रॉपर्ली रेगुलेट करके रखना, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और इन्फ्लेशन से ही गरीब तबका और जो मिडिल क्लास है डायरेक्टली अफेक्टेड रहते हैं महंगाई से और महंगाई की दर से। खासकर खाने-पीने का सामान और जो रोज़मर्रा का सामान जो है, अगर इन्फ्लेशन रेट एक लिमिट से ऊपर जाए तो फिर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये एक मिडिल क्लास को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हमने अपने मैनिफेस्टो में ये पॉइंट्स रखे हैं। और ग्रामीण स्तर पे रोज़गार का जाल बिछाया जाएगा। मतलब यही है कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट की कल्पना हम करते हैं कि शहरों की तरफ ग्रामीण लोगों के लोग क्यों अधिक मात्रा में बह जाएँ। एक डाइवर्सिफाइड, एक इंक्लूसिव अप्रोच रखी जाए ताकि गाँव में भी अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। वो आप फार्मिंग के क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग और तरह-तरह के और हॉर्टिकल्चर से संबंधित प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करके ला सकते हैं, जिसकी चर्चा हमारे मैनिफेस्टो में बिल्कुल है। ये तो पॉइंटर्स हैं और मैंने कहा कि एक-एक पॉइंटर पे आधे-आधे घंटे का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट बनाना ग्रामीण गाँव को। अंग्रेज़ों के आने से पहले जिस तरीके से स्वावलंबी और अपने पैरों पे खड़े हो जाने वाले हमारे गाँव थे, वैसे उन्हें बनाना, तो वो सुनिश्चित किया जाएगा। और आज फार्मा लॉबी का जो मकड़ जाल है और हेल्थ के संबंध में जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबका जो आज सफ़र करता है, प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता, दवाइयाँ नहीं मिल पाती, रीज़नेबल प्राइसेज़ पे दवाइयाँ नहीं मिल पाती, जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो 10-10, 20-20 गुना अधिक दामों पे मिलती हैं। वो जो फार्मा लॉबी है, उसे डिस्ट्रॉय करके एक एक नेशनल इंटरेस्ट में कह लीजिए, लोगों के इंटरेस्ट में कह लीजिए, एक सिस्टम क्रिएट करना कि किसी भी तरीके से ये फार्मा लॉबी लोगों की हेल्थ नीड्स को एक्सप्लॉइट ना कर सके। टोल टैक्स तो हमने समाप्त करने की बात कही है। निजी वाहनों का टोल टैक्स समाप्त किया जाएगा। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं लोगों की, कार है, गाड़ियाँ हैं, टू व्हीलर्स पे तो नहीं लगता था, लेकिन लार्जली कार्स और जो प्राइवेट कम्यूटेशन के लिए लोग जो पर्सनल व्हीकल्स अपने इस्तेमाल करते हैं, उस पर से टोल टैक्स पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और फिर वरिष्ठ नागरिकों का विशेष इस तौर पे इसमें ध्यान रखा गया है कि वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो रेलवे की टिकट पर मिलने वाली 50% की छूट को पुनः बहाल उनके फेवर में किया जाएगा। 60 की वर्ष की उम्र से जो ऊपर के लोग हैं, अगर ₹1000 की टिकट है तो उन्हें ₹500 की दी जाएगी।
देखिए ये हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनके प्रति हमारा दायित्व भी बनता है कि किसी न किसी तरीके से राष्ट्र निर्माण में जो उनकी भूमिका रही है, उनके कारण जो राष्ट्र आज तक यहाँ पहुँचा है, तो किसी न किसी तरीके से उन्हें रिटर्न किया जाए, तो एक बड़ा छोटा-सा ये तरीका है वो रिटर्न करने का। तो ये महँगाई नियंत्रित आर्थिक नीति है। मैं संदीप जी से कहूँगा कि और अगर कुछ डिटेल में इस पे बात रखना चाहते हैं, तो वो रखते हैं। इसमें 2 पॉइंट अंकुर जी, दो जो रोल है जो आप हाँ, एक कह रहे रोल थे, हाँ, 2 पॉइंट जो था, जो पैसे कहाँ से लाएँगे, उसमें जो अंकुर जी ने एक बात ये कहा कि जो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वो लगातार प्रयास कर रही है, कर नहीं रही, कह रही है कि हम जीएसटी में लाएँगे पेट्रोलियम पदार्थों को, लेकिन वो ला नहीं पा रही हैं। और जो आप देखेंगे कि खासकर वैट और जो एक्साइज लगते हैं इस पे, हमारे पेट्रोल पे, तो 55 रुपए का पेट्रोल 101 रुपए का हो जाता है। इसमें करीब 44 रुपए, 45 रुपए की भागीदारी राज्यों की होती है, और इसको ये जनता से वसूला जा रहा है। जिस समय क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे थे, उस वक्त भी पैसा जनता से वसूला गया है। तो जो सरकार, इसमें 2 पॉइंट और डाला गया है कि मजहब के आधार पर सब्सिडियां चला रही है, वो आम जनता को क्यों नहीं रिलीफ देती पेट्रोल आदि के जरिए। तो इसमें पैसा लाने की एक व्यवस्था इसमें साफ दिख रहा है कि मजहब के आधार पर जो भी सब्सिडियां हैं, वो तत्काल बंद होगी। वो पैसा करीब-करीब 42,000 करोड़ का जो इस 10 साल में मजहब आधारित सब्सिडीज मोटा-मोटा हर डिपार्टमेंट्स का अगर जोड़ते हैं तो 42,000 करोड़ हो जाता है। ये कितना बड़ा है। आप सोचिए कि अगर उसको आम जनता के सहूलियत में, महंगाई कम करने में, पेट्रोल आदि के कम करने में लगाया जाए तो एक बड़ा बात होगा। लेकिन चूंकि ये आम मजहब के आधार पे तुष्टिकरण का जो अभियान है, वो अरब आदि से पुरस्कार पाने में तो उपयोग में आ जाता है वो, लेकिन वो भारत को खोखला कर रहा है। दूसरा है जो अवैध घुसपैठियों पे सरकारी खजाना लुटाने की जो नीतियां हैं, वो बंद किया जाएगा। पैसा देखिए कहां से आ रहा है, मोटा-मोटा इसमें बताया भी गया है। आप रोहिंग्याओं के लिए फ्लैट बनाकर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा कि 80% प्रधानमंत्री आवास योजना गाजियाबाद में घुसपैठियों को दिया गया है। तो ये जो पैसा जा रहा है, हमारे अपने देश के लिए है नहीं, हम बांग्लादेशी रोहिंग्या पे लुटा रहे हैं, हम मजहब के आधार सब्सिडी पे लुटा रहे हैं। ये सब मिला के 1 लाख करोड़ हो जाएंगे मोटा-मोटा। और जीएसटी में जब हम पेट्रोलियम को लाएंगे तो ये बिल्कुल आधे रेट हो जाएंगे। तो पैसे कहां से आएंगे, वो भी इसमें जो अंकुर जी ने कहा कि हम बाकी पेपर भी बाद में रखेंगे, पर इसमें हमने संकेत दे दिए हैं कि हम पैसे कहां से ला रहे हैं, तो ये इसमें स्पष्ट कर दिया है। जी कमल जी। धन्यवाद अंकुर जी, धन्यवाद संदीप जी। तो ये पहला पॉइंट था जिसमें महंगाई नियंत्रित आर्थिक नीति, इसमें लार्जली उन पॉइंट्स को एड्रेस किया गया है जो पॉपुलर पॉइंट्स हैं। हालांकि इन चीजों को ज्यादा लोग टच नहीं करते हैं मैनिफेस्टो में, जैसे हज सब्सिडी या अवैध घुसपैठियों पे सरकार के द्वारा खजाना लुटाए जाने वाली नीतियों को खत्म किया जाएगा, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ इसमें रखा हुआ है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई।